वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो लेक्चर है वो डिटर्मिनेंट्स का लेक्चर नंबर 3 एंड अगर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स यूनिट की बात करें तो लेक्चर आई थिंक 13 है। इससे पहले वीडियोस में हमने प्रॉपर्टीज की बात करी थी, इंट्रोडक्शन देखा था। आज हमने लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझा था बस। आज इसको इन डिटेल में समझेंगे, उसके बाद हम इक्वेशन ऑफ लाइन कवर करेंगे एंड देन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इसके बाद अगर टाइम बचा तो हम माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ये दो टॉपिक भी कवर कर लेंगे। एक बार हमने ये चीजें कवर कर ली उसके बाद फिर हमारा मैक्सिमम एक लेक्चर में डिटर्मिनेंट्स ओवर हो जाएगा, एक या दो लेक्चर में डिटर्मिनेंट्स ओवर हो जाएगा, फिर ज्यादा हमें टेंशन नहीं रहेगी सिलेबस की। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एरिया ऑफ ट्राइंगल में लास्ट टाइम मैंने बताया था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, सबसे पहले आपको एक ट्राइंगल गिवन होगा, एक ट्राइंगल का आपको ट्राइंगल गिवन है, उसके आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे। लेट्स से x1, y1, आपका x2, y2 एंड आपका x3, y3। ये आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है इस ट्राइंगल के। आपको अगर इस बोला जाए कि इसका एरिया निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? ए, लेट्स से यहाँ पे आपका ए है एरिया। एरिया क्या होगा इस ट्राइंगल का? 1/2 क्या होता है? बेस इंटू हाइट होता है ना। बस यहाँ पे बेस इंटू हाइट की जगह क्या है? x1, y1 1, x2, y2 1, x3, y3 एंड 1। ये चीज है आपकी। अगर आपको x1, x2, x3 एंड y1, y2, y3 मतलब तीनों कोऑर्डिनेट्स गिवन है, x2, y2 सारे कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है एंड आपसे बोला जाए कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। आपने ये एक तरीके का डिटर्मिनेंट्स, आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 3/3 का जैसे हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं उस तरीके से आपको पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, सारे स्टेप्स लगाने पड़ेंगे। उसके बाद आप ये सॉल्व कर लोगे, फिर आप उसको हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर ये आपका यूनिट स्क्वायर में आपका आंसर आ जाएगा। ये एरिया है, एक ट्राइंगल का एरिया है। इसका एक हम क्वेश्चन करके देख लेते हैं। आपकी एनसीईआरटी का ये एक एग्जाम्पल उठाते हैं या फिर एनसीईआरटी का जो आपकी 4.3 आई थिंक एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन उठाते हैं। क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन ही है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है किसका? जिसका वर्टाइसेस कहाँ पे, जिसके वर्टिसेस हैं 1,0 पे। ये हमें फर्स्ट पॉइंट दिया है। सेकंड पॉइंट है 6,0 एंड हमारा जो फोर्थ पॉइंट, वो थर्ड पॉइंट है वो है 4,3 पे। हमें ट्राइंगल के ये तीन कोऑर्डिनेट्स गिवन है। हमसे बोला गया है फाइंड एरिया यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। ये डिटर्मिनेंट का सिंबल होता है, इसको मैंने लास्ट वीडियो में बताया। डिटर्मिनेंट्स को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ हमें क्या पता है? हमें x1, x2, x3 यहाँ पे x3, हमें y1, y2, y3 सबकी वैल्यू पता है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं। x1 की वैल्यू है 1, x2 की वैल्यू हमारी 6, x3 की वैल्यू है 4, y1 की वैल्यू 0, y2 की वैल्यू है 0 एंड y3 की वैल्यू है 3। हमें ये सारी वैल्यूज पता है। अब हमारे पास एरिया का फॉर्मूला क्या था? एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 आपका x1, यहाँ पे x1 की वैल्यू है 1, y1 की वैल्यू है 0 एंड यहाँ पे 1 आता था थर्ड कॉलम में। x2 6, 0, y2 की वैल्यू एंड यहाँ पे 1, फिर x3 की वैल्यू 4, y3 की वैल्यू 3 एंड यहाँ पे 1। हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उस ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा जिसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं। ये तीन कोऑर्डिनेट्स हैं जिस ट्राइंगल के, उस ट्राइंगल का एरिया ये होगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब इसको जल्दी से सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? मैंने आपको बताया था उस रो या फिर उस कॉलम के अलाउंग एक्सपेंड करो जिसमें नंबर ऑफ जीरो ज्यादा है। हमें ये चीज दिख रही है कि इस वाली रो में एक जीरो है, इस वाली रो में भी एक जीरो है, बट अगर हम इस कॉलम के अलाउंग एक्सपेंड करें तो हमें 2 जीरोस मिल जाएंगे एंड हमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। तो हम इसके अलाउंग एक्सपेंड करते हैं, इस पर्टिकुलर कॉलम के अलाउंग हम एक्सपेंड करते हैं, कॉलम 2 के अलाउंग। तो क्या होगा हमारा? एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 एज इट इज लिखे रहने देते हैं। कई बच्चे क्या करते हैं 1/2, वो इसको सॉल्व करने के चक्कर में 1/2 भूल जाते हैं, हाफ से मल्टीप्लाई नहीं करते, उनका एरिया डबल आता है एंड फिर वहां पे आपका आंसर जो फाइनल आंसर होगा वो गलत हो जाएगा। स्टेप मार्किंग आपको ऑब्वियसली मिल जाएगी डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए, बट आपका जो फाइनल आंसर है वो सही नहीं है। तो आपको अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हो सकता है आपको 3 मार्क्स ही मिले। तो आप ये चीज मत करना कि आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करते करते आप यहाँ पे हाफ लेना ही भूल गए।
तो अब इसके अलावा सॉल्व करते हैं। हमने क्या सीखा था, जीरो, पहले जीरो लेते हैं, जीरो। अब जीरो का कॉलम एंड जीरो की रो को हाइड करो, जो जो एलिमेंट बचे 6, 1, 4 एंड 1, कुछ भी कैलकुलेट करो। 6 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1, 2 बचेगा हमारा, बट जीरो से मल्टीप्लाई करके आपका ओवरऑल आंसर जीरो आएगा। एंड इस वाले जीरो को हम नेगेटिव के साथ ओपन करते हैं हमेशा। मैंने बताया था डायमंड शेप हमेशा नेगेटिव के साथ एक्सपेंड होगी, तो यहाँ पे माइनस जीरो, वैसे माइनस लगाने की कोई वो नहीं है, बट आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए हमने माइनस लगा लिया। यहाँ पे आते हैं, ये आपका पॉजिटिव के साथ एक्सपेंड होगा, बट यहाँ पे भी जीरो है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये जीरो, ये सेकंड वाली रो एंड सेकंड वाला कॉलम हाइड करा, आपके पास ये एंड ये चार एलिमेंट बचे। 1 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1, बट ओवरऑल कैलकुलेशन आपकी जीरो से मल्टीप्लाई हो रही है, बट इसलिए आपका जो आंसर है वो जीरो। ये आपका माइनस के साथ एक्सपेंड होगा, -3 लिख लिया हमने पहले। -3 के साथ हमारे साथ ब्रैकेट में क्या आएगा, 3 कहाँ पे है, इस वाले कॉलम में एंड इस वाली रो में। मतलब इन सब एलिमेंट्स को अगर हम छोड़ दें तो हमारे पास ये चार एलिमेंट्स बचे। कैसे सॉल्व करते हैं, 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 माइनस 6 इंटू 1, 6 इंटू 1। नाउ क्या होगा हमारे पास, एरिया इक्वल्स टू 1/2, क्या है हमारे पास 1 माइनस 6, 1 माइनस 6 इज -5 एंड -5 इंटू -3 इज 15, पॉजिटिव 15, तो यहाँ पे 15, तो हमारा जो आंसर आया वो आया 15/2 यूनिट स्क्वायर, या फिर स्क्वायर यूनिट जो भी लिखते हैं वो आप 15/2 स्क्वायर यूनिट आपका आंसर हो गया इस एरिया का, जिसके कोऑर्डिनेट्स ये 3 हैं। इसके बाद हम एक चीज और डिस्कस करते हैं, वो ये कि इक्वेशन ऑफ लाइन। हमने इक्वेशन ऑफ लाइन स्ट्रेट लाइंस में पढ़ा था लास्ट ईयर 11th क्लास में। आपने, अगर आपको याद हो तो आपको इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे दी होती थी कि एक स्लोप है, एक लाइन है, उसका कुछ स्लोप है। स्लोप, अब स्लोप किस तरीके से दिया है वो डिपेंड करता है, tan थीटा में दिया है या कोई 2 पॉइंट जो भी है, बेसिक करके हमें इक्वेशन निकालनी होती थी ना लाइन की। हमें 2 पॉइंट गिवन होते थे, इक्वेशन ऑफ लाइन। हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है एक लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए, लाइन आपकी एक पॉइंट से होते हुए इनफाइनाइट लाइन जा सकती है, बट 2 पॉइंट से होते हुए आपकी सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन जाएगी। लेट्स से आपका अगर सिर्फ ये वाला पॉइंट है, आप इसको भूल जाओ, अभी आपका सिर्फ ये पॉइंट है, तो यहाँ से आपकी इनफाइनाइट लाइंस पास हो सकती हैं। बट आपका अगर एक ये पॉइंट है एंड एक ये वाला पॉइंट है, तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक लाइन पास होगी एंड उसकी इक्वेशन हमेशा सेम रहेगी। अब इस लाइन को चाहे आप कितना भी एक्सटेंड कर लो, कितना भी शॉर्ट कर लो, इस लाइन की इक्वेशन हमेशा एक ही रहेगी। तो इससे हमें ये चीज समझ में आई कि इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए हमें 2 पॉइंट्स की जरूरत है। 2 पॉइंट्स की जरूरत है हमें इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए। इक्वेशन ऑफ लाइन हमारी आती किसमें, ऐसे कुछ आती है, x + y इक्वल्स टू आपकी कुछ भी आ जाएगी, कोई कांस्टेंट आ जाएगा, ऐसे करके हमारे इस फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन आती है। हम डिटर्मिनेंट्स का यूज करके इक्वेशन ऑफ लाइन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि हमारे कोई 2 पॉइंट दिए हों एंड हमें इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी हो। अब लेट्स से हमारे पास 2 पॉइंट हैं, यहाँ पे है आपका a, b एंड यहाँ पे है आपका यहाँ पे p, q। आपको इस लाइन की इक्वेशन बतानी है जिसके ये जो लाइन इन दोनों पॉइंट से होके गुजरती है। कैसे बताएंगे, हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का हमें फॉर्मूला पता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल में क्या होता था कि हमारे पास 3 पॉइंट्स होते थे एंड तीनों पॉइंट्स में से हमने वो डिटर्मिनेंट वाली फॉर्म बनाते थे, उसको सॉल्व करके हाफ से मल्टीप्लाई एंड उसका जो भी आंसर आता था वो हमारा एरिया हो जाता था। अगर हम देखें एरिया, लाइन का एरिया क्या होता है, लाइन कितना एरिया कवर करती है, एरिया कवर्ड बाय लाइन इज 0। हमने ये चीज पहले भी पढ़ी है। हमने सपोज आपका ये एक ट्राइंगल है, ठीक, इसको हम पास में ले आए और पास में ले आए, इस पॉइंट को और पास में लाते गए, इस पॉइंट को हम पकड़ के यहाँ से ले आए यहाँ पे, फिर यहाँ से यहाँ पे और पास में लाते जा रहे हैं। एक पॉइंट ऐसा आया कि हम उस पॉइंट को इस लाइन पे ले आए, यहाँ पे ले आए, तो जो एरिया है वो आपका 0 हो जाएगा इस पर्टिकुलर ट्राइंगल का। ट्राइंगल कौन सा, ये पॉइंट एंड ये पॉइंट, इन 3 पॉइंट्स के बीच का जो एरिया है वो 0 हो गया। इस पॉइंट को हम लेट से x, y बोल देते हैं। तो हमने क्या पढ़ा है कि 3 पॉइंट्स का एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं डिटर्मिनेंट्स में, x, y1, a, b1 एंड p, q1, इसको हाफ से मल्टीप्लाई एंड यहाँ पे आपका एरिया, ये आपका एरिया होता है बेसिकली।
अगर आपको क्वेश्चन में आपको ए बी पी एंड क्यू की वैल्यू गिवन होगी, हमें इक्वेशन ऑफ लाइन किस में निकालनी होती है, एक्स एंड वाई में हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी होती है। हमें दो पॉइंट्स गिवन होंगे, पॉइंट्स कौन कौन से, ए कॉमा बी, पी कॉमा क्यू। ए और बी की वैल्यू रखनी है, पी और क्यू की वैल्यू रखनी है। अभी हमने उस डायग्राम से समझा कि कोलिनियर पॉइंट्स हैं, अगर मतलब तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे हैं तो उसका एरिया क्या होगा, जीरो होगा, एरिया आपका जीरो होगा। अब आपने ए की वैल्यू रखी, बी की वैल्यू रखी, पी एंड क्यू की वैल्यू रखी। आप अगर इसको सॉल्व करोगे पूरा प्रॉपर तो आपके पास एक्स एंड वाई में एक इक्वेशन आएगी, वही हमारी होगी फाइनल इक्वेशन ऑफ अ लाइन, जो उन दोनों पॉइंट से पास करती है। कौन कौन से, ए कॉमा बी, पी कॉमा क्यू। आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन दे रखा है, एक नहीं दो क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करके देखना। क्या क्या बोला है हमें, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग, कौन कौन से पॉइंट को ज्वाइन कर रही है लाइन, एक है 1,2, 1,2 एंड 3,6। हमारे पास एक लाइन है जो इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है, हमें उस लाइन की इक्वेशन बतानी है। हमें पता है एक लाइन पे अगर हम एक पॉइंट लेट करें, लेट यहाँ पे ये 1,2 है एंड यहाँ पे ये 3,6 है, हमने ऐसे ही रैंडमली ड्रॉ कर लिया। हम एक पॉइंट ड्रॉ लेट कर रहे हैं यहाँ पे x, y। इसको नाम दिया हमने a, इसको नाम दिया b, इसको नाम दिया c। अब हमारा a, b एंड c जो तीन पॉइंट्स हैं, तीनों के बीच में एरिया कितना है, एरिया है 0। ये ट्राइंगल एक तरीके से तीन पॉइंट्स हैं तो हम ट्राइंगल बोल सकते हैं, बट एरिया 0 है उस ट्राइंगल का, उसका एरिया 0। फॉर्मूला क्या होता है ट्राइंगल के एरिया का, हाफ ब्रैकेट, फिर वो डिटरमिनेंट्स के अंदर क्या आता है, पहला पॉइंट आता है। पहला पॉइंट आप कुछ भी मान सकते हो, इसको मान सकते हो, इसको या फिर इसको। हम अपना जो कैलकुलेशन इजी हो जाए, हमें सॉल्व करने में आसानी हो, इसलिए हम x, y मान लेते हैं। x, y 1 आता है यहाँ पे, फिर 1, 2, 1, 1, 2 एंड यहाँ पे कॉलम 3 में 1 आता है हमेशा, एंड 3, 6, 1। इसको आप पूरा प्रॉपर सॉल्व करोगे तो आपके पास x एंड y में एक इक्वेशन आएगी। LHS आपके पास 0 गिवन है, क्यों, क्योंकि इन तीनों पॉइंट्स का जो एरिया है, उन तीनों पॉइंट्स का एरिया जो है वो आपका 0 है। नाउ कैसे सॉल्व होगा, ये साइड तो हमारा 0 है, हाफ उस साइड जाके हमारा 0 में चला जाएगा। इसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल हमने मान लिया, मान के लिए है ही ये डिटरमिनेंट, ये हाफ इधर गया, ये डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, x फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करते हैं, फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करते हैं। हमने x मान लिया, यहाँ पे आप x को कॉलम हाइड करो, x की रो हाइड करो, मीन्स 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 माइनस 6 इंटू 1। ठीक, ये हमारा हो गया x वाला पार्ट। y हमारा खुलेगा नेगेटिव के साथ, एक्सपेंड होगा, y कॉलम, y की रो 1 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1। फिर आपके पास लास्ट एलिमेंट है, ये पॉजिटिव के साथ खुलेगा एंड यहाँ पे 1 आएगा। ये एलिमेंट्स बताए 6 इंटू 1 एंड माइनस 3 इंटू 2 विच इज 0, मीन्स 6 बन जाए 6 माइनस 3 इंटू 2 6, तो 6 माइनस 6 0, तो ये वाला पोर्शन आपका 0 हो गया एंड ये ओवरऑल रिजल्ट आपका 0 के इक्वल है। तो कैसे करेंगे, अब यहाँ पे x 2 इंटू 1 एंड माइनस 6, 2 माइनस 6 इज माइनस 4। ठीक, y वाला देखते हैं केस, y वाला केस क्या है, ये तो नेगेटिव है, 1 माइनस 3 इज माइनस 2 एंड माइनस 2 माइनस y विच इज प्लस 2y इक्वल्स टू 0 है ही हमारे पास। अगर हम इस इक्वेशन को -2 से डिवाइड करें तो हमारे पास -2 से डिवाइड करने के बाद इक्वेशन आ जाएगी 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। इन दोनों पॉइंट से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन ये होगी। अब हम इसमें ये वाले पॉइंट अगर डाल के देखें तो हमारे पास इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। आप इस तरीके से चेक भी कर सकते हो। 1,2 डाल के देखते हैं, x की वैल्यू 1 डालें अगर, 2 इंटू 1 एंड y की वैल्यू क्या थी 2, तो 2 माइनस 2 0, तो हमारे पास ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। हम 3,6 भी डाल सकते हैं। तो ऐसे करके हम इक्वेशन ऑफ लाइन कैलकुलेट कर सकते हैं। सो हमने इक्वेशन ऑफ लाइन यहाँ पे पढ़ लिया। इसके बाद
एनसीईआरटी में आपका एक क्वेश्चन और है, बट उसको आप अपने आप सॉल्व कर सकते हो। आई थिंक आपको बस यहाँ पे पॉइंट्स चेंज करने होंगे एंड कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा एंड वो इक्वेशन आपकी आ जाएगी। इसके बाद जो टॉपिक है वो है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। उसमें भी हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का यूज करेंगे ऑब्वियसली। पैरेललोग्राम हमारा कैसा होता है, आपका ये कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में नहीं है। पैरेललोग्राम, लेट्स से आपका पैरेललोग्राम है, अभी लाइंस ये दोनों पैरेलल दिख नहीं रही हैं, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं ताकि ये लगने लगे, थोड़ा पैरेललोग्राम जैसा लगने लगे, फील आने लगे। हाँ, ये दोनों लाइन पैरेलल, ये दोनों लाइन पैरेलल। अगर आपको ये वर्टिसेस गिवन है, ये वाली, ये कॉर्नर एंड ये कॉर्नर, इन चार वर्टिसेस का जो कोऑर्डिनेट्स हैं बेसिकली वो गिवन है एंड आपको एरिया निकालना है इसका यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। तब आप कैसे निकालोगे, इसमें आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल का यूज कर सकते हो। कैसे, आप इस दोनों डायगोनल्स को ज्वाइन करो, आपके पास ये एक पोर्शन हो गया, ये एक पोर्शन हो गया। आप एरिया ऑफ ट्राइंगल का यूज करके इन दोनों का एरिया निकाल सकते हो एंड दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास जो फाइनल आएगा वो इस पूरे का एरिया आ जाएगा। इस पूरे का एरिया आ जाएगा, मीन्स a/2 प्लस a/2। आप पहले हाफ का एरिया निकालो एंड फिर इस हाफ का एरिया निकालो। या फिर आप क्या चीज कर सकते हो, आपके पास ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, यहाँ पे हाफ होता है ना, आप उस हाफ को मत लिखना, उस हाफ को आप रब कर दोगे, मीन्स 2 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, इसका डबल करोगे तो ये और ये आपके सेम है, दोनों कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं आप, क्योंकि ये लाइन सेम है एंड ये एंगल भी सेम है आपका एंड जो अपोजिट लाइंस हैं वो शायद इक्वल है। कॉन्ग्रुएंसी आप प्रूफ कर सकते हो, बट यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी मैटर नहीं करती। आपका जो एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्वेश्चन है वो आपको देखना है। आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल मल्टीप्लाइड बाय 2 आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा। मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे तो यहाँ पे हाफ का डबल 1 हो जाएगा एंड यहाँ पे आप हाफ ना लिखो तो भी चलेगा। तो आपका XY1 AB1 एंड यहाँ पे PQ1। XY क्या है, XY इसका कोऑर्डिनेट, AB इसके कोऑर्डिनेट, PQ इसके कोऑर्डिनेट। या फिर आप इसका एरिया निकाल के डबल करोगे तब भी आपका ओवरऑल आंसर सेम आएगा, स्क्वायर यूनिट। ये आपका आंसर हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में। इसका क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में नहीं है, ना ही बोर्ड में आता आपका, बस आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल पता होना चाहिए। एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल भी किस में यूज होगा, आपका इक्वेशन ऑफ लाइन। इससे पहले जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, आपके बोर्ड एग्जाम में मैक्स टू मैक्स एरिया ऑफ ट्राइंगल का यूज करके इक्वेशन ऑफ लाइन पूछेगा। तो इस वीडियो में अब तक हमने क्या क्या देखा, एरिया ऑफ ट्राइंगल देखा, कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके ऊपर आपका एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया आपकी जो एक्सरसाइज का है। उसके बाद हमने इक्वेशन ऑफ लाइन डिस्कस करी। अब ये आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। आई होप आपको समझ आ गया होगा, मैंने थोड़ा जल्दी में बताया क्यों, क्योंकि काफी ज्यादा इजी है। आपको एक ट्राइंगल का एरिया निकालना है, उसका आप डबल करोगे तो आपको पूरा पैरेललोग्राम का एरिया मिल जाएगा। इसका आपका एनसीईआरटी में कोई क्वेश्चन नहीं है, आपके बोर्ड में भी चांसेस कम है कि पैरेललोग्राम का एरिया पूछा जाए। इसके बाद अब हम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स में यूज होगा उस पर जंप करते हैं। एंड आई थिंक ये लास्ट वो चल रहा है, डिटर्मिनेंट्स जो चैप्टर है उसका लास्ट फेज चल रहा है। क्या पढ़ना है हमें, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। ये चीज हमें अब पढ़नी है, एकदम अच्छे से इस चीज को समझ लेना। क्यों, क्योंकि जो एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स है, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स में 2 चीजें आती हैं। एक तो आपका एरिया कैलकुलेट करने वाला, एरिया कैलकुलेशन तो मैंने बता दिया, उसमें आपकी ये चीज इस चीज की जरूरत नहीं पड़ती। बट जो आपका इक्वेशन सॉल्व करने वाला है, लीनियर इक्वेशंस, जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें ये सब चीजें पढ़नी पड़ेंगी। तो अब आपका माइनर्स एंड कोफैक्टर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे बहुत अच्छे से, ताकि आप एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। माइनर्स क्या होते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। आपके पास कोई डिटर्मिनेंट है A एंड इसके एलिमेंट्स हैं 4, 2, 6, 9। ये आपके पास डिटर्मिनेंट है। इसको आप क्या बोलोगे, A11, ये इसको बोलोगे A12, ये आपका A21 एंड ये आपका A22। अगर आपको बोला जाए कि आपको माइनर निकालना है, यू हैव टू फाइंड माइनर ऑफ A11। सबसे पहले तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हमें क्या निकालना है, माइनर ऑफ A11। A11 का माइनर निकालना है, हम लिखेंगे कैपिटल M। किसका निकालना है, A11 का, तो M11। इसका मतलब क्या है, ये माइनर ऑफ A11 है, M11 लिखा, कैपिटल M
एंड 1 1। अगर यहाँ पे हमारे पास A12 होता तो हम कैसे लिखते, m किसका निकालना है हमें, A12 का, तो मतलब M12 मीन्स माइनर ऑफ A12। ऐसे ही हमारे पास A21 एंड A22, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, माइनर ऑफ A21 एंड माइनर ऑफ A22। ऐसे करके हम इस चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे, माइनर ऑफ A11 ये रहा, माइनर ऑफ A12 ये रहा, माइनर ऑफ A21 ये रहा, माइनर ऑफ A22 ये रहा। अब माइनर निकालेंगे कैसे, आपका A11 एलिमेंट कौन सा है, A11 एलिमेंट ये है, ये कौन सी रो एंड कौन से कॉलम में है, ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में है ये। तो आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को हाइड करना है। कैसे, आपने फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को हाइड करा, आपके पास क्या बचा 9, आपके पास M11 मीन्स जो आपके पास A11 था उसकी रो एंड उसके कॉलम को आपने हाइड करा, तो आपके पास क्या आ गया M11। जो आपके पास एलिमेंट बचा वो आपका M11 के इक्वल हो जाएगा 9। तो क्या हुआ यहाँ पे, A11 था, A11 एलिमेंट पे गए हम, A11 एलिमेंट पे एक बार पहुंच गए, तो उसके बाद हमने उसकी रो एंड उसका कॉलम हाइड कर लिया। हाइड करने के बाद जो एलिमेंट बचा वो आपका माइनर हो जाएगा, जिसको हमने हाइड, जिस एलिमेंट को यूज करके हमने रो एंड कॉलम हाइड किया, किस एलिमेंट को यूज किया, इसको A11 को हाइड किया, तो 4 का जो माइनर है वो 9 है। M12 देखते हैं, M1 एंड 2 मीन्स M12 कहाँ से आया, A12 से आएगा, A12 ये वाला एलिमेंट है, इसका कॉलम एंड इसकी रो हाइड करने, इसका कॉलम इसकी रो हाइड करो, क्या एलिमेंट बचा 6, तो हमारा जो M12 है वो हो गया हमारे पास 6। सिमिलरली M21, M21 क्या है, A21 है, तो A21 कौन सा एलिमेंट है, ये वाला, इसका कॉलम एंड इसकी रो हाइड करी हमने, इसका कॉलम इसकी रो हाइड करी, तो हमारे पास 2 बचा एलिमेंट, तो M21 हो गया 2। एंड अब बताओ M22 क्या होगा, M22 बहुत ईजी है, M22 को इसको हाइड किया एंड इसको हाइड किया, हमारे पास बचा 4। तो ये हमारे पास 4 एलिमेंट्स के चारों जो माइनर्स हैं वो चीज़ आ चुकी हैं। नाउ हमने क्या चीज़ देखी, हमने ये देखा कि डिटर्मिनेंट कैसे निकालते थे हम, डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, समझो 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, दिस मल्टीप्लाई दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई दिस। इस केस में हमें क्या करना है, जिस एलिमेंट को हमने पकड़ा, सपोज हमें A11 का माइनर निकालना है, A11 का माइनर कैलकुलेट करना है, हमें क्या करना है, A11 का माइनर कैलकुलेट करना है। A11 एलिमेंट पे आ गए हमने क्या किया, ये हाइड किया एंड ये हाइड किया, हमने ये दोनों चीजें हाइड करी। आपके पास जो भी चीज बची उसका डिटर्मिनेंट, इस 2x2 के केस में हमने ये हाइड कर लिया एंड ये हाइड कर लिया, तो हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट बचा 9। हमने डिटर्मिनेंट के केस में क्या पढ़ा था कि सिर्फ अगर एक एलिमेंट है तो वो उसका डिटर्मिनेंट वो खुद होगा एलिमेंट। 1x1 के केस में क्या होता है, जो एलिमेंट होता है, आपका जो एलिमेंट होता है वही आपका डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है 1x1 मैट्रिक्स के केस में। सो आपने ये एलिमेंट भी हाइड कर दिया, ये एलिमेंट भी हाइड कर दिया, आपके पास सिर्फ एक 9 बचा है, अकेला 9 बचा है, तो ये ही खुद अपने डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा। तो M11 किसके इक्वल है, आपने A11 की हेल्प से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड कर दिया, जो भी बचा उसका डिटर्मिनेंट मीन्स 9। M12 के केस में देख लो आप, M12 के केस में आपने फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हाइड करा, आपके पास जो भी एलिमेंट इधर बचा, अकेला 6 बचा है, 6 का डिटर्मिनेंट, अकेला एलिमेंट है तो उसका डिटर्मिनेंट भी 6 ही होगा। सिमिलरली M21 एंड M22 में इस चीज को एक स्टेप और आगे लेके चलते हैं, हम समझेंगे माइनस उसमें कैलकुलेट करना 3x3 की एक मैट्रिक्स में, 3x3 की एक मैट्रिक्स बनाते हैं जल्दी से एंड उसको समझते हैं। फिर देखो आपके पास कोई एलिमेंट है 2 1 4 0 8 6 9 4 0, ये आपके पास एक मैट्रिक एक डिटर्मिनेंट है, आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट माइनर। अगर आपको नॉर्मली बोला जाए कि कैलकुलेट माइनर ऑफ ए के माइनर कैलकुलेट करने हैं आपको, तो आपको हर एलिमेंट का अलग अलग माइनर कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि माइनर हर एलिमेंट का अलग अलग होता है एंड डिटर्मिनेंट पूरी मैट्रिक्स का होता है, डिटर्मिनेंट पूरी मैट्रिक्स का होता है, माइनर हर एलिमेंट का अलग अलग होता है। ठीक, ये चीज हमें समझ में आ गई माइनर। अब सबसे पहले हमने A11 को पकड़ा, हमने क्या सीखा था, A11 जिस रो में है एंड जिस कॉलम में है उसको हाइड करो, बाकी बचे एलिमेंट्स के डिटर्मिनेंट ले लो। A11 हमारे पास ये है, हमने इसको हाइड किया एंड इसको हाइड किया,
A11 के माइनर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, M11 ऐसे रिप्रेजेंट करा हमने। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हमने हाइड किया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड किया, हमारे पास ये पर्टिकुलर चीज बची। इसका डिटर्मिनेंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे करते हैं, 0 इंटू 8 माइनस 4 इंटू 6, तो हमारे पास M11 की वैल्यू हो गई -24। M11 की वैल्यू हो गई हमारे पास -24। कैसे करा, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को हाइड कर लिया, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो को हाइड करा, 4 एलिमेंट्स बचे, इन चारों का डिटर्मिनेंट हमने कैलकुलेट करा, ये आ गया। अगर हमसे ऐसे ही रैंडमली पूछा जाए कि M23 का A23 का माइनर क्या होगा, या फिर M23 क्या होगा, M23 क्या है, माइनर ऑफ A23। A23 कहाँ पे, A23 आपका ये वाला एलिमेंट है, A23 आपका ये वाला एलिमेंट है, तो ये सेकंड रो थर्ड कॉलम में है। आपको सेकंड रो थर्ड कॉलम पूरी हाइड करनी पड़ेगी, सेकंड रो थर्ड कॉलम पूरी हाइड करा, आपके पास एक ये बचा, मीन्स आपके पास 2 बचा, 1 बचा, 2 एंड 1 बचा, 9 एंड 4 बचा, ये एंड ये तो हाइड हो गया, 2 1 बचा, 9 4 बचा आपके पास। इसका डिटर्मिनेंट ले लो भैया आपका 4 2 8 -9, यहाँ पे आपका -1। M33 अगर लेट्स से आपके पास रैंडमली M33 बोल दिया कैलकुलेट करने के लिए, तो आपको थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम हाइड करना। आपके पास ये ऊपर के ये 4 एलिमेंट बचे, तो क्या हुआ, 2 1 0 एंड 8, आपके पास आंसर आ गया 16 -0, तो आपके पास ओवरऑल आंसर M33 का आ गया 16। आई होप आपको माइनर सब समझ आ गए होंगे। माइनर्स में क्या करना है, बेसिकली जिस भी एलिमेंट का माइनर निकालना है, उस एलिमेंट की रो एंड उस एलिमेंट का कॉलम को हाइड करो, बाकी बचे जो भी एलिमेंट्स हैं उनका डिटर्मिनेंट निकाल दो, वो आपका माइनर हो गया। मोटा मोटा आपने ये चीज़ समझ ली। 3/3 से ऊपर आपके जो है वो चीज़ एग्जाम में नहीं आएगी, 3/3 से ऊपर आपकी 4/4 की मैट्रिक्स है, वो आपकी एग्जाम में नहीं आएगी। 4/4 का आपका यूज़ आपका जब बीटेक वगैरह इंजीनियरिंग में जाओगे वहाँ पे यूज़ होगा 4/4 मैट्रिक्स का। बट फॉर नाउ आपकी क्लास 12th में बोर्ड्स में जेईई मेंस वगैरह जहाँ भी आपकी 3/3 मैट्रिक्स से ऊपर के क्वेश्चन नहीं आने वाले। 3/3 का हमने कैसे समझा, जिस भी एलिमेंट का बोला है, M11 बोला है, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, या फिर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, जिस भी रो या फिर जिस भी कॉलम में एलिमेंट है, दो उसकी रो उसका कॉलम हाइड करो, बाकी के जो 4 एलिमेंट बचे या फिर एक एलिमेंट बचा उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करो, वही आपका उस माइनर के इक्वल हो जाएगा, उस एलिमेंट का माइनर। ये चीज़ आपको समझ आ गई। इसके बाद हम बढ़ते हैं कोफैक्टर्स की तरफ। कोफैक्टर्स, इसको रब कर लेते हैं, कोफैक्टर समझते हैं। कोफैक्टर्स में आपका माइनर्स का यूज होगा, इसलिए हमने माइनर को पहले डिस्कस किया है कोफैक्टर से। कोफैक्टर क्या है, कोफैक्टर अगर हम कोफैक्टर को लिखें, कोफैक्टर इक्वल्स टू आपका -1 रेज टू द पावर i प्लस j, यहाँ पे MIJ। ये चीज अभी आपको समझ नहीं आ रही होगी, बट यस आपका ये जो कोफैक्टर का फॉर्मूला है आपका यही होता है, -1 रेज टू द पावर i प्लस j। एंड MIJ क्या है, MIJ है आपका माइनर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट एट ith रो एंड jth कॉलम। आप कोई मैट्रिक्स लेट करो A जिसका एलिमेंट है, पहले 2/2 मैट्रिक्स से स्टार्ट करेंगे, फिर 3/3 का एक एग्जांपल लेंगे एंड फिर कोफैक्टर भी हो जाएगा आपका। A मैट्रिक्स है हमारे पास 2 1 4 0, ये हमारे पास 4 एलिमेंट है 2/2 मैट्रिक्स की। हमें बोला गया है फाइंड कोफैक्टर्स, माइनर एंड कोफैक्टर। ध्यान रहे कि पर्टिकुलर एलिमेंट का होता है, डिटर्मिनेंट पूरी मैट्रिक्स का होता है। कोफैक्टर हमें बोला गया कैलकुलेट करने के लिए, तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कोफैक्टर तो C से रिप्रेजेंट करेंगे एंड एलिमेंट कौन से एलिमेंट का है, 1 1 का है, C12 C21 एंड C22, ये 4 एलिमेंट्स का हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहले C11 का कैलकुलेट करेंगे। C11 क्या होगा, -1 रेज टू द पावर i और j की वैल्यू क्या है इस केस में, i और j की वैल्यू, i की वैल्यू है 1, j की वैल्यू है 1, मीन्स 1 + 1 एंड M11। M11 क्या है, इसका कॉलम हाइड किया, रो हाइड करी 0, तो यहाँ पे इसकी पावर इवन नंबर आएगी एंड -1 की पावर इवन है, तो यहाँ पे 1 × 0, तो C11 आपका आ गया 0। सिमिलरली C12 कैलकुलेट करना है। C12 में क्या है, -1 रेज टू द पावर i प्लस j, i की वैल्यू 1 प्लस j की वैल्यू 2, i प्लस j एंड M12 की वैल्यू क्या है, M12 हमारे पास ये इस वाले एलिमेंट का माइनर,
इसका रो हाइट करा हमने, इसकी कॉलम हाइट करी, मीन्स हमारे पास बचा -1 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 4। -1 का क्यूब -1 एंड -1 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज -4। देखा यहाँ पे साइन चेंज हो गया आपका, क्योंकि -1 की पावर में हमारे पास ऑड नंबर था। C21 कैलकुलेट करते हैं। C21 क्या है? -1 रेज टू द पावर 2 + 1 एंड M21 क्या है हमारे पास? M21 हम निकालेंगे। M21 ये एलिमेंट है, इसका कॉलम एंड इसकी रो हमने हाइड करी, हमारे पास बचा -1 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 1। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया C21 का -1। C22 हम ऐसे ही यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। C22 इक्वल्स टू -1 रेज टू द पावर 2 + 2 एंड C22 ये एलिमेंट है, इसका रो एंड इसकी कॉलम को हाइड किया तो यहाँ पे 2, तो हमारे पास 2 आ गया, क्योंकि इसके पावर में हमारे पास इवन नंबर था, तो हमारे पास -1 चेंज हो गया पॉजिटिव में। तो हमने कैसे कैलकुलेट करा? -1 लिखा, किस एलिमेंट का निकाल रहे हैं? A11 का निकाल रहे हैं, तो I और J की वैल्यू हो जाएगी 1 एंड MIJ। हमने लास्ट, इससे थोड़ी देर पहले हमने सीखा कि माइनर कैसे कैलकुलेट करते हैं। सिमिलरली अगर C12 कैलकुलेट करना है तो I और J की वैल्यू हमें 1 और 2 यहाँ से मिल गई, एंड इसकी हेल्प से हमने ये लिखा, I और J की वैल्यू यहाँ पे पुट करी। हमें -1 से बेसिकली ये पता चल रहा है कि ये चीज़ नेगेटिव होगी या फिर ये चीज़ पॉजिटिव होगी। आप अगर 2/2 की मैट्रिक्स में ये चीज़ ध्यान, शॉर्टकट अगर अप्लाई करना है आपको, तो आपको बस ये चीज़ याद रखने की, ये इस वाली डायगोनल में जो भी एलिमेंट है, ऑफ डायगोनल, ये मैंने बताया था, इसको ऑफ डायगोनल बोलते हैं। ऑफ डायगोनल में जो भी एलिमेंट है, इसके जो कोफैक्टर होंगे, पर्टिकुलरली 2/2 मैट्रिक्स में, आप 3/3 में ये चीज़ अप्लाई मत करना, गलती हो जाएगी। 2/2 मैट्रिक्स में आपका जो ये एलिमेंट है ऑफ डायगोनल के, इसका जो कोफैक्टर आएगा वो नेगेटिव आएगा, एंड इसका जो कोफैक्टर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। क्यों? -1 की वजह से। भले अब यहाँ पे एलिमेंट अगर नेगेटिव हुआ तो वो नेगेटिव आ सकता है इन केस, बट यहाँ पे जो माइनस वाला फैक्टर है, -1 की वजह से जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव आ रहा है, इस केस में वो पॉजिटिव आएगा, इस केस में नेगेटिव आएगा। सो हमने आज की वीडियो में एरिया वाला पार्ट कवर किया, एंड माइनस कवर किए, कोफैक्टर्स कवर किए। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम एडजॉइंट समझेंगे, एंड एडजॉइंट के बाद, एडजॉइंट के लिए आपको कोफैक्टर आने चाहिए एंड कोफैक्टर के लिए आपको माइनर आने चाहिए, इसलिए हमने पहले माइनर कवर कर लिया एंड कोफैक्टर्स कवर कर लिए। तो हमारा एरिया कवर हो गया, माइनर कवर हो गया, कोफैक्टर्स कवर हो गया, हमारा एडजॉइंट बचा है। एडजॉइंट को हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, एंड एडजॉइंट से हम इनवर्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं मैट्रिक्स का। हमने मैट्रिक्स का जो इनवर्स निकालना सीखा था, कैसे सीखा था? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से, कि हम पहले उसको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बनाएंगे एंड A = I ये करके पूरी कैलकुलेशन करेंगे, फिर हम कुछ करके इनवर्स निकाल लेंगे। बट एडजॉइंट का यूज करके हम इनवर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं किसी मैट्रिक्स का, कोफैक्टर्स का यूज करके, वो चीज़ सीखेंगे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चीज़ अगर समझ में आई है तो जी अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करो, अपने ग्रुप्स में शेयर करो। कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि अभी भी 60 to 70% व्यूअर जो भी हैं उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। ये चीज़ मेरे को यूट्यूब एनालिटिक्स से पता चल जाती है। सो इन शॉर्ट, आज की वीडियो आपको आई थिंक चीज़ें समझ में आई होंगी। चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।